ओके, सो आज हमें रोटेशन का प्रैक्टिस शीट डिस्कस करना हुआ था। ओके, सो सेक्शन 7.2 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया हुआ था एंड आई गेस 7.3 स्टार्ट किया हुआ था। मैंने बेसिक्स थोड़े से हिंट दिए हुए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन 7.3 में से आ सकते हैं। सो 7.3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 33 टू 40। एनी डाउट्स? सेक्शन 7.3 से स्टार्ट करेंगे हम अप टू क्वेश्चन नंबर 40। एनी डाउट? 36. 36. Okay. Any other doubt? Okay. So 36 देख लेते हैं. 36 is about which excess moment of inertia will be higher. So इसका बहुत ही सिंपल सा आइडिया है. जिसके अबाउट डिस्टेंस ज़्यादा होती है, मास ज़्यादा दूर होता है, उसके अबाउट सबसे हाईएस्ट होता है. तो एक एक करके हम चेक कर लेंगे. अगर एक बी के अबाउट देखूं, सो द मैक्सिमम मास इज दिस अप टू अ डिस्टेंस ऑफ बी टू सी. सो बी टू सी इज अ मिनिमम डिस्टेंस. सो मतलब ए टू बी के अबाउट तो पॉसिबल नहीं है. लेट्स सी ए टू सी चेक कर लेते हैं. तो ए टू सी के अबाउट मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल इज बी टू डी. ये भी बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस है. देन लेट्स सी बी टू डी. Then B2D, of course, this A distance is much larger than B2C or B2D. तो B2D के about ज़्यादा होने के chances है. But if you see, apart from B2D, if you check B2C, then the A is having the farthest distance from B2C. So मतलब chances क्या होंगे? सबसे ज़्यादा maximum moment of inertia किसके about होगा? B2C के about. Okay. Okay. Up to 40. Then up to 45 बताएं. Doubts? Up to 45, any doubt? ओके, एक बार 41 देख लेते हैं. 41 रीड करें. सो 41 is a meter scale half made of wood and half made of steel, and a force is applied at the end perpendicular to length at the steel end, then stick pivoted opposite and wooden end. ओके, सो दो टाइप के क्वेश्चन है हम पे. एक है अभी फिक्स. फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? वुड है. फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? वुड है. और सेकंड वाला पार्ट स्टील है. एंड द फोर्स हैज बीन अप्लाइड एट दिस एंड एंड इट इज पाइवोटेड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो ये सिचुएशन हो गई. सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ है? फ्लिप कर दिया है रॉड के मटेरियल को. मतलब फर्स्ट एंड पे क्या गया? इंस्टेड ऑफ वुड यहाँ पे क्या गया? स्टील. ओके, सो यहाँ पे स्टील आ गया और वुड कहाँ गया? आउटसाइड पे आ गया. बट फोर्स वहीं लग रहा है. फोर्स इज एक्टिंग एट द आउटर मोस्ट एज. ये सिचुएशन है. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज. तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस बात पर डिपेंड करता है? बताएं कैसे निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन? यार एनीवन, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करते हैं? यार यहाँ पर क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? क्या निकालेंगे हम और फिर वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यस, वेरी गुड. सो यार थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते रहना है. कैसे निकाल सकते हैं? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से. यहाँ से काम बन जाएगा. यार आए दोनों केसेस में सेम है या अलग है? तो देख लेते हैं. आए एज के अबाउट क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 3. ठीक है. सो एज के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3. क्या दोनों केसेस में m बदल गया क्या? नो सर. नहीं भाई, सेम रॉड है तो आई नहीं बदला. इसका मतलब आई कैन सिंपली से कि अल्फा किसका ज्यादा होगा? जिसमें टॉर्क ज्यादा होगा. कंफर्म. अल्फा उसका ज्यादा होगा जिसमें टॉर्क ज्यादा होगा. और टॉर्क निकालने का तो तरीका हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यार ये फोर्स तो दोनों केसेस में सेम है ना.
क्या इसका टॉर्क दोनों में सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। टॉर्क ऑफ फोर्स इज सेम इन बोथ। तो यार अगर दोनों में टॉर्क, जो फोर्स का टॉर्क है सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के केस में क्या है? एल है। तो दूसरा कौन सा टॉर्क और लग सकता है यहाँ पर? mg। mg का, गुड, mg का टॉर्क लगेगा और वो उसके सेंटर ऑफ मास में डिपेंड करेगा। तो यार अगर वुड है और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर स्टील है, सो स्टील और वुड में कौन ज्यादा हैवियर होगा सेम ज्योमेट्री में? स्टील। स्टील। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? स्टील के तरफ। स्टील की तरफ होगा। सो मतलब इसमें चांसेस है कि सेंटर ऑफ मास बीच में से दूर होगा, स्टील की तरफ होगा, और इसमें भी सेंटर ऑफ मास स्टील की तरफ ही रहने वाला है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस है। जबकि फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है। तो बताओ mg का टॉर्क किसके अबाउट ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में। सबको समझ आ गया है पक्का? यस सर। हाँ। सो फर्स्ट केस एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है? हाफ वुड एंड हाफ स्टील। ओके, सो टॉर्क इज हायर इन फर्स्ट केस। सो इसलिए उसमें क्या होगा, अल्फा भी उसका ज्यादा होगा फर्स्ट केस में। समझ आया? यार यहां तक ओके सबको? यस सर। यस सर। हाँ। सो सिचुएशन क्या हुई, हमने 3 पैरामीटर्स देखे, हमें चेक करना है क्या दोनों का आय सेम है। अगर आय चेंज हो रहा होता तो फिर आय को भी लेके आते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि दोनों का आय क्या है, सेम है। सो आय के बारे में हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। आय के बाद फिर क्या देखना पड़ेगा, टॉर्क। तो टॉर्क दो लोग का लग रहा है, एक तो फोर्स का लग रहा होगा और एक mg का लग रहा होगा। m दोनों का सेम है, लेकिन mg एक्ट कहां पर करता है? सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, सो हमें चेक करना था कि सेंटर ऑफ मास कहां पर किसका कैसे ज्यादा होगा। डन। ओके, वन मोर थिंग यार, एक गड़बड़ हुआ, एक पॉइंट गड़बड़ हुआ। आय भी चेंज होगा यार, आय भी चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मास अगर दूर है, मास अगर दूर है तो आय चेंज हो जाता है ना। इसका मतलब लेट से मैंने इसे बोला हाफ क्या है, वुड है, और ये क्या है यहाँ पर, स्टील है। तो इसका मतलब ज्यादा मास कहाँ पर है? स्टील की तरह। स्टील की तरफ है। तो ये केस कौन सा है, फर्स्ट केस। सो मान लेते हैं इसका क्या है, I1 है। तो ज्यादा मास स्टील की तरफ है, मतलब I1 क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। दोनों का ml²/3 नहीं लिख सकते हैं। ml²/3 कब लिख सकते हैं, जब दोनों कैसे हो, सिमेट्रिकल हो, यूनिफॉर्म मास हो, तब हम लिख सकते हैं। यहाँ पे गड़बड़ है, फर्स्ट केस में मास दूर है और सेकंड केस में मास क्या है, पास है। तो इससे कंफर्म होता है कि I2 क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब सॉरी I1 क्या होगा, ज्यादा होगा I2 से। सो I1 I2 को भी हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब देखो क्या है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में फर्स्ट केस का टॉर्क क्या है, हायर। ज्यादा है, और आई भी उसका ज्यादा है। लेकिन कौन किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का या जस्ट डिस्टेंस का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? r²। r² पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका मतलब ये होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया r² पे डिपेंड करता है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टॉर्क। क्लियर? सो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इफेक्ट ऑफ I is higher than टॉर्क। तो I का इफेक्ट ज्यादा होगा टॉर्क के रेस्पेक्ट में। तो टॉर्क तो फर्स्ट केस में क्या है, ज्यादा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस का टॉर्क से भी ज्यादा इफेक्ट देगा हमें, क्योंकि वो r² पे डिपेंड करता है।
सो ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्फा किस पे डिपेंड करेगा, टाउ बाय आई पे। अच्छा, हमें सोचने की जरूरत तब नहीं पड़ती अगर टॉर्क बढ़ रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा होता, तो गारंटी अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो रही होगी, बढ़ Increase. रही है। होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टॉर्क भी बढ़ रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है, तो मे भी दोनों कैंसिल आउट होके कांस्टेंट भी कर सकते हैं ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू टॉर्क, तो इसका मतलब किसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज। कम होगा। कम होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या सिचुएशन हो जाएगी, अल्फा 1 कम होगा अल्फा 2 से। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझ में आया सबको। इस क्वेश्चन के लिए हमें दोनों पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे, टॉर्क भी कंसिडर करना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसिडर करना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस पे ज़्यादा, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। चल अप टू 45 क्लियर, अप टू 50 बताएं। अप टू 50 एनी डाउट? Okay, 50. Any other before this? Okay, चलो 46 भी देख लेते हैं। 46 देखें, सिंपल है। When the speed of flywheel is increased from this to this, the energy spent is this. तो हमें पता है कि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पूछ रहा है कि एनर्जी स्पेंट हुई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और वो कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तब हम हाफ आई इंटू डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर नहीं कर देना है, ये थोड़ा ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को भी कर देते हैं, ये रॉन्ग है यार। अगर आपने ऐसा किया तो आप क्या कर दोगे, 360 माइनस 240 कर दोगे ना, फिर उसका स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा यार, ऐसे नहीं करना। क्या करना होता है, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो इसका मतलब डेल्टा के मतलब क्या हो जाएगा, हाफ आई इंटू ओमेगा 2 फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। और ओमेगा कन्वर्ट कर लो यार, आरपीएम है तो उसे एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है 240 आरपीएम है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पाई बाय 60 का सेकेंड रेडियन पर सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये आइडिया मतलब सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis of a body which is rotating with angular velocity this is numerically equal to। okay, so हमें पता है क्वेश्चन देखना पड़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इफ ओमेगा की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 रेडियन पर सेकेंड रख दें, तो क्या आंसर आ जाएगा यार, इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई आ जाएगा ना। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल। समझा यार, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। ऑप्शन पे बेस्ड काम करना है कि सब ऑप्शंस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो उस बेसिस पे काम करें। चले अप टू 55 बताएं। 52 एनी अदर? 55 55 53 देखें, 52 कर लेते हैं, रीड करें। एक रेक्टेंगल है, ऐसा दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट मैक्सिमम होगा, यार बताया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट मैक्सिमम रहता है, जिससे मासेस दूर होते हैं। तो अगर ये एक्सिस ले ली तो मासेस देखो पास में है ना, ये भी डिस्टेंस पास में है, क्लोजर है। सो इसके अबाउट ज़्यादा नहीं होगा, किसके अबाउट ज़्यादा होगा, इसके अबाउट, क्योंकि मासेस क्या है,
दूर है, समझा? तो किसके अबाउट ज्यादा होगा, ए बी बोल दो या फिर डी सी बोल दो। ओके ओके, आंसर्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, आंसर में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। बी टू सी पहले चेक करते हैं, बी टू सी कौन सी है, ये, ठीक है, मतलब एज के अबाउट है। तो एज के अबाउट अगर मैं इसे मान रहा हूँ क्या, एल लेंथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, एज के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, ठीक। फिर क्या है, बी डी, सो बी डी मतलब ये क्या हो गया, डायगोनल। इसके अबाउट कैसे निकालेंगे बताएं? परपेंडिकुलर ए टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल, इतना टफ है क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना? ये एल है और ये डिस्टेंस कितनी है, 2l है, क्लियर? सो ये 2l है और ये l डिस्टेंस है। अब आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। √5/2। ओके वेरी गुड। सो क्या सिचुएशन हुआ, पहले हम निकालेंगे क्या, डायगोनल, ये डायगोनल कितना है ये, ठीक। सो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √ऑफ l स्क्वायर प्लस √ऑफ 2l स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, √5l, 5l। √5l आ जाएगा। सो हमें ये वाला डायगोनल पता चल गया। अब हमें कैसे निकालना है ये, तो ये निकालने का पैटर्न क्या हो जाएगा, कोई बताए कैसे निकालेंगे ये परपेंडिकुलर? वो दूसरा आधा ट्रायंगल लेके करेंगे। दूसरा आधा ट्रायंगल, ये वाला, देखें इसका परपेंडिकुलर आपने क्लास 10th में ज्योमेट्री किया होगा। क्लास 10th में बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बताया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन से अगर एक्स निकालना है, सो यूज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। क्या कर सकते हैं हम, एरिया तो सेम आएगा, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आप किसी भी तरीके से निकालो, एरिया सेम आएगा। तो मैं दो मेथड से इसका एरिया लिखता हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू ए डैश, और मेथड अलग अलग है। पहले मैं मान रहा हूँ हाफ इंटू बेस, बेस किसे मान रहा हूँ, बी टू डी को, √5l को, इंटू परपेंडिकुलर किसे मान रहा हूँ, x। x को, इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट टाइम पे इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस मानूं, एरिया का आंसर तो सेम आएगा ना, हाफ इंटू 2l इंटू l बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/2। x की वैल्यू आ जाएगी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 नहीं 2/√5, ठीक है, ये x की वैल्यू अपनी आ गई। सो इसके बेसिस पे अपन दोनों ट्रायंगल का निकाल सकते हैं कि बी टू डी के अबाउट क्या होगा, क्लियर। एच एफ के अबाउट हमें पता है, एच एफ के अबाउट कितना हो जाएगा, सबके अबाउट हमें लिखना पड़ेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ बी टू सी के अबाउट क्या होगा, बी टू सी के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3। फिर एच एफ के अबाउट, एच एफ क्या है, मिडिल वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वाला, इसके अबाउट कितना होता है, √2/12। ml स्क्वायर बाई 12, लेकिन l कौन सा यूज करेंगे, 2l। 2l यूज करेंगे। सो ml स्क्वायर बाई 12, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा ना, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो देखो बहुत ही अच्छी चीजें पता चल रही हैं यहाँ पर, देखो बी टू सी के अबाउट जो है और वो एच और एफ के अबाउट, दोनों के अबाउट सेम आंसर आ रहा है। समझ आया सबको आइडिया कि ये रॉड है, अगर इसकी लेंथ 2l है तो हम सेंटर के अबाउट जब लिखेंगे तो 2l ही लेंगे ना पूरा, इसलिए हमने यहाँ पर 2l लिया। नेक्स्ट क्या था, ई जी, तो ई जी भी बीच से पार्ट हो रहा है, बट उस बार लेंथ क्या यूज करेंगे परपेंडिकुलर वाली, अगर L। ये और इसके 2 अबाउट, √5। ये l यूज हो रही है सिर्फ। हाँ, सो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई
12। EG भी आ गया, सिर्फ हमारा कौन सा एक्स्ट्रा बचा है, B2D बचा हुआ है। तो B2D का डायरेक्टली आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या आंसर होता है, √6 √6 नहीं, आराम से 1/6 MH square। क्लियर। सो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो 2 × 3 ये 1/3 × MH, H की वैल्यू कितनी है, ये 2√5। सो ये क्या आ जाएगा, 2L/√5 का स्क्वायर। सो इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2/15 ml²। ठीक है, सर 4/15। हाँ सॉरी 4/15, 4/15। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे जो बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो यही हो जाएगी, ml²/3। हाईएस्ट पूछा है या मिनिमम, मिनिमम। मिनिमम पूछा है, EG तो इसका EG मिनिमम होगा। ओके चले 53 देख लेते हैं। There are 2 eggs, one is raw egg and other half boiled. They have identical size, shape, the rotational moment of inertia. Okay. सो लास्ट लेक्चर में मैंने एक बार आपको ये एक्सप्लेन किया भी था, रॉ एग और बॉइल्ड एग में क्या डिफरेंस आएगा, बताए कोई। रॉय रिंग की तरह ये करेगा ना, रिंग की तरह, मतलब उसका मास ये होगा। ये नहीं समझाया था भाई मैंने, रॉ एग और बॉइल्ड एग में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, बताए, दोनों सॉलिड ही है भाई। रॉ एग और बॉइल्ड में फर्क ये है कि जो बॉइल्ड एग है उसका जो अंदर का कंटेंट है वो क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई हो गया है, ये फुल सॉलिड हो गया है। तो इसका मतलब जब आप इसे रोटेट करोगे, क्या इसका जो मॉलिक्यूल है वो यहीं पे रहेगा या फिर बाहर कहीं चला जाएगा, नहीं वहीं पे रहेगा। वहीं पे रहेगा। लेकिन इसमें जब रॉ है, तो रॉ में अगर आप उसे रोटेट करने लग गए तो मास की टेंडेंसी किस तरफ प्रेशर डालने की ज्यादा होगी, बाहर की तरफ। पेरीफेरी। सिचुएशन क्या होगी कि लिक्विड स्टेट में अगर वो रहेगा, सो चांसेस है कि उसमें जो उसके मास है, जो हैवी मास है, मतलब जो ज़्यादा मास वाले वेट, ज़्यादा वेटेड है, उनको फोर्स क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा, और वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, एज पर। तो यहाँ पर हैवी वाले पार्टिकल्स बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होंगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। सो इसलिए इसका आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज्यादा। आई बॉयल से। अच्छा बॉइल्ड में भी तो ऐसा हो रहा था ना, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी पूरा सॉलिडिफाई हो गया है, तो इवन उसके मॉलिक्यूल्स में प्रेशर लग भी रहा है तब भी वो बाहर नहीं चले जाएंगे। ओके, तो आई हमें पता है, बाकी कुछ भी पूछेगा तो हम बता देंगे। तो और क्या पूछा है, आई ही पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए 55, if P is the power supplied to a rotating object having moment of inertia, this angular momentum, this, then instantaneous angular velocity is given is this. Okay, पावर का फॉर्मूला हमसे पूछा है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यार हमें ऑलरेडी पता है, मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया था ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क डन अपॉन टाइम और फोर्स इनटू वेलोसिटी, याद है सबको। अच्छा, तो अगर रोटेशन में मैं फॉर्मूला बनाऊं, इन रोटेशन, सो पावर का फार्मूला अगर बनाऊं तो फोर्स की जगह पे क्या आएगा, टाउ। टॉर्क आ गया, और वी की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। बस यही पूछा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ ये सिचुएशन क्या रहेगी। अब टॉर्क को थोड़ा सा मेहनत तो आप कर ही सकते हो, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, I alpha. और ये हो गया अपना पावर। ओके डन, समझ आया क्या कर सकते हैं। तो ये चाहिए तो आप याद भी रख सकते हो, या फिर इतना याद नहीं रखना, कुछ आपको लीनियर का पता है, F/V होता है, तो कभी भी रोटेशन का लिख सकते हो। पावर क्या होता है, टाउ इनटू ओमेगा। मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल, कि एक मोटर है वो इतना टॉर्क जनरेट कर रही है एंड विद
लेट्स से 1000 आरपीएम, बताओ उसका पावर कितना होगा? समझ गए? समझ गए पावर कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैंने क्वेश्चन बताया कि एक मोटर है विच इज जनरेटिंग दिस मच ऑफ टॉर्क विद 1000 आरपीएम, तो आपको क्या कन्वर्ट करना है आरपीएम को? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकंड सेकंड। में, और पावर का आंसर आपको वैट में आ जाएगा। ठीक है, चले अप टू 60 बताएं डाउट्स। 56 56 57 59 56 59 57 57 ओके, चलिए रीड कर लेते हैं। 56 करते हैं। 56 when a disk rotate with uniform angular velocity which of the following is not true? so uniform angular velocity है, मतलब ये लेट्स से ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म से, सो मतलब कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। यार ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका पर्टिकुलर ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन वाइज देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं बता सकते, ऑप्शंस रीड करें क्या क्या पूछ रहा है, चेक करते हैं कौन सा सही है। द सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। ठीक है, मतलब ओमेगा अगर सेम है, ओमेगा बदल नहीं रहा, तो रोटेशन चेंज होगी क्या? नहीं। द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, बिल्कुल सही है, रोटेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ओमेगा सेम है। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम। स्पीड ऑफ रोटेशन मतलब कि भाई ओमेगा ही बोल रहा है, तो यही तो क्वेश्चन में दिया है ना, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा ही सेम है। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, ये गलत हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ आया? ओके 57 देख लेते हैं। सो यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट हैज अ पीस क्यू, स्मॉल पीस, ठीक है, ये on an irregular shape removed and glued to a center of the plate. ओके, सो ये क्यू को हमने सेंटर ऑफ प्लेट पे कर दिया हुआ है, leaving a hole behind as is shown. The moment of inertia of a square plate will be. तो देखो अभी पॉइंट क्या है कि कुछ मास which was at a particular distance उसे उठा के कहाँ पे ले आए हैं? सेंटर पे। सेंटर पे। सोचो अगर ये मास सेंटर से दूर, सोचो ये मास था ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये मास दूर था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कैसा रहा होगा? ज्यादा। ज्यादा। अभी सेंटर पे ले आए तो क्या हो गया? वो कम हो गया होगा ना। यस सर। समझा? तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये तो मतलब इसमें कुछ पॉइंट है नहीं। ये पॉइंट समझ आया? पहले मास यहाँ पे था, दूर था, डिस्टेंस पे था, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ज्यादा था। अभी उसको सेंटर पे ले आए तो डिस्टेंस उसकी हो गई 0, मतलब इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, तो मतलब ओवरऑल में कम हो गया। देखिए 59, सो अ बॉडी एंड अ लाइट body have equal kinetic energy. Okay, a heavy and light body has same kinetic energy. Which one of them has greater momentum? तो यार मोमेंटम पूछा है ना, तो मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या हाफ आई स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाई 2m, और इस चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, m की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? आई। तो फॉर्मूला आ जाता है एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम को जो हम लिखते हैं उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में, तो जो वो आ जाता है एल स्क्वायर अपॉन 2i। टेंशन नहीं लेना है, आगे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने वाला हूँ, तो वो वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी। समझा? सो बहुत ही सिंपल सी बात है, इससे हम देख सकते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी में सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो एल किस पे डिपेंड करेगा? एल विल बी इफ काइनेटिक एनर्जी इज
सेम। तो मतलब L डिपेंड करेगा डायरेक्टली किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मतलब किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो ऑफ कोर्स दोनों सिमिलर भी हैं, लेकिन जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, हैवी वाले का। अप टू 65 बताएं। 61 61 64 61 64 ओके। देखिए 61 में कह रहा है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय दिस देन द काइनेटिक एनर्जी। तो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। और ये समझाया था ना यार, कितनी बार समझाया था आप लोग को ये चीज। ये पैटर्न अभी तक याद नहीं है क्या परसेंटेज चेंज का। चले फिर से दिखा देते हैं, फिर से सॉल्व करा देता हूँ यार, बार बार वही चीज पूछते हो। परसेंटेज चेंज के दो रूल होते हैं, लेस देन 5 एंड मोर देन वाला। अभी कुछ याद आ रहा है। लेस देन 5 में अगर लिखा हुआ है क्या, a प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ a विल बी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ x। ठीक। लेकिन अगर 5% से ज्यादा है और a प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, सो एज्यूम एवरीवन एज 1, क्लियर। और सपोज 20% है, लेट्स से 20% इंक्रीज। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू 1 एज्यूम किया और 20% इंक्रीज किया, मतलब 1.2 बन गया। सो 1.2 का क्यूब करना है, चलो क्यूब नहीं स्क्वायर कर लेते हैं, इजी रहेगा। सो मैंने यहाँ पर 1x स्क्वायर कर लिया स्क्वायर। सो कितना आ गया, a प्रोपोर्शनल टू 1.44। और हमें पता है कि इनिशियली 1 था, तो चेंज कितना आया, 0.44। सो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 44। 40 ठीक। अगर आप ये रूल लगा देते तो आप 44%। पक्का क्या कर देते, यहाँ पर स्क्वायर कर देते, या मतलब 2 टाइम्स कर देते। तो 2 टाइम करते तो आंसर कितना परसेंट आ जाता, 40%। तो वो गलत होता, क्योंकि वो 5% से कम के लिए यूज करना सेफ है। यार ये चीज याद रखो यार, बोला हूँ पूरे मैकेनिक्स में कई जगह पे ये यूज हो सकता है। चले 64 देख लेते हैं। So two loops P and Q are made of a uniform wire. The radius are this. Their moment of inertia is this. Then the ratio. Okay. So इसका मतलब ये है कि दो लूप्स है और वो सेम वायर के हैं, बस उनका रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो मतलब एक लूप ये है और एक लूप थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं। सो लेट्स से इसका रेडियस कितना है R1 और इसका रेडियस R2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस काम आता है और मास काम आता है। इसका मतलब दोनों का क्या बदल गया होगा, मास बदल गया होगा ना। सो लेट्स से इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। सो m1 बाई m2, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, मास प्रोपोर्शनल होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा वायर के केस में वॉल्यूम मतलब क्या होगा, लेट्स से ये एक वायर है, वायर का मुझे वॉल्यूम लिखना है, तो ये बिल्कुल ऐसा सिलेंड्रिकल होगा ना। इसका एरिया अगर a है और लेंथ अगर l है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A into L. a इंटू एल। ठीक। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू एल। ठीक है। और बिकॉज ये एक रिंग है पूरी, तो एल क्या लिख सकते हैं, 2πr नहीं लिख सकते क्या एल को। तो इसका मतलब मास क्या हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 2πr1। और यहाँ पर क्या आएगा, डेंसिटी इंटू एरिया सेम है 2πr2। सो मास क्या आ गया, R1 बाई R2। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। सो आई क्या होता है फॉर्मूला, रिंग के अबाउट, यस MR square. mr स्क्वायर मतलब m1 r1 का स्क्वायर अपॉन m2 r2 का स्क्वायर। और m1 बाई m2 को क्या लिख सकते हैं, R1 back.
R1/R2। सो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो गया R1/R2 का क्यूब। और हमें क्वेश्चन में दिए है क्या कि I1/I2 का रेशियो कितना है 8। तो समझ गया R1/R2 का रेशियो कितना आ जाएगा। क्यूब रूट ले लेंगे ना, क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। आंसर क्या आएगा 2। यार किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आया। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी यार, ये मास का रेशियो डिपेंड कैसे करेगा वो निकालना है। अच्छा हर जगह पे अब याद मत कर लेना कि M1/M2 को R1/R2 लिख देते हैं। सोचो रिंग के जगह अगर मैं आपको क्या दे देता, डिस्क दे देता, तब आप वॉल्यूम कैसे लिखते हैं डिस्क। तो आप डिस्क का इस तरीके से लिखते हैं एरिया इंटू थिकनेस। यस वेरी गुड वेरी गुड। सो आप डिस्क को इस तरीके से लिखते हैं कि ये डिस्क है और लेट से इसकी थिकनेस T है। तो इसका वॉल्यूम आप लिखते हैं एरिया इनटू थिकनेस। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, एरिया इनटू थिकनेस वाला इस टाइप का। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता πr² इनटू T। सो देखो बदल गया ना, इस बार मास का रेशियो क्या आ जाता R1/R2 का स्क्वायर टाइप पे आ जाता। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस टाइप पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। चले अप टू 70 बताएं। 67 67 69 67 and 66 69 66 sir 66 also। 70 70। भाई सारे ही पूछ लोगे क्या यार। ठीक है थोड़ा सा देखते हैं, अब थोड़ा हिंट देना पड़ेगा। जब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मैं जस्ट हिंट दूंगा, आप थोड़ा अच्छे से सुनेंगे। 66 a car moving with a constant speed, the wheel of cars are this revolution per minute। तो आपको पहले इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकेंड में। now the brakes are applied and the car stops in 8 seconds, how many rotations are completed by the wheel before the car brought to rest। तो ये समझाया ना यार, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन हुआ तो फिर डायरेक्टली कर सकते हैं ना। काफी बार बताया आपको ये सब, फिर भी आप ये 66 पूछ रहे हो, मतलब आप एक भी वर्ड नहीं पढ़ रहे हो नोट्स में से। बताया था यार स्टॉपिंग के लिए क्या करते हैं, पहले तो ओमेगा 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो पहले तो इसे किस में कन्वर्ट कर ले। अच्छा आंसर किस में पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है या रिवोल्यूशन में। हाउ मेनी रोटेशन पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे आरपीएम को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आरपीएस में भी कन्वर्ट किया तो चल जाता है। सो 1/60 भी किया तो कितना आ जाएगा 2 आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड। अब हमें पता है कि 8 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है, कितनी देर में 8 सेकेंड में। तो स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है U²/2 टाइम। स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला यार U/A होगा ना, कितना बड़ा है तो U स्पीड से जा रहा है और A एक्सेलरेशन से रिटार्ड हुआ U/A। तो इस चैप्टर में क्या हो जाएगा, रोटेशन में U की जगह ओमेगा और A की जगह अल्फा। तो इसका मतलब देन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा/T। ओमेगा 2 आरपीएस था और T कितना है 8 सेकेंड। क्लियर। सो आ जाएगा 1/4 और अल्फा क्या है रेडियन पर सेकेंड है, बट यहाँ पर क्या होगा रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट रेडियन, क्योंकि हम किस में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन रोटेशन में। अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ यार, S इज इक्वल टू U स्क्वायर। 2 omega by alpha U²/2s तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा²/2 अल्फा। सो ओमेगा ऑलरेडी हमें पता है 2 × 2 अल्फा कितना है 1/4। तो आंसर कितना आ गया 8। तो थोड़ा सा यार स्मार्टली चेक करते रहना है कि ऑप्शन में जब सब में रोटेशन पूछा है तो चलेगा, अगर हम रोटेशन में रिवोल्यूशन में ही सॉल्व कर देते हैं तो भी सही है, जरूरी नहीं रेडियन में कन्वर्ट करना ही है। चलिए 67 रीड करते हैं। सर्कुलर डिस्क X and R made of
metal plane of density this thickness this another disk of radius this what is the ratio? देखो यार मतलब वही अभी रिसेंटली बोल रहे थे, वही वाला पैटर्न है क्वेश्चन कि दोनों डिस्क अलग अलग हैं तो दोनों का मास अलग अलग होगा ना, हमें क्या निकाल लेना चाहिए दोनों का m1 by m2। सो क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये क्या होगा डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी। किसी को कोई डाउट क्या डिस्क का वॉल्यूम लिखने में या डिस्क का वॉल्यूम लिखने में किसी को कोई दिक्कत क्या? ओके सो ये तो कट कैंसिल आउट हो गया, रेडियस और थिकनेस आएगा। सो पहले की रेडियस कितनी है r, थिकनेस कितनी है t, अपॉन दूसरे की रेडियस कितनी है 4r और थिकनेस कितनी है t/4। तो इनके दोनों का मास रेशियो क्या आ गया 1। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या चाहिए हमें m इंटू आर स्क्वायर। अच्छा एक्सिस के अबाउट पूछा है तो डिस्क का mr²/2 होगा, बट दोनों का mr²/2 तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। सो m1/m2 r1/r2। सर m1 तो दोनों का रेशियो 1 है ना, सो ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब m1/m2 को तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा r1/r2 का स्क्वायर। सो ये हो गया 1 और r1/r2 कितना है r1 r है r2 4r है, तो कितना आएगा 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। ठीक है, और रेशियो में उल्टा पूछा है i2/i1 पूछा है, इसलिए आंसर 16 आ रहा है। अगर ऑप्शन में कभी भी 1/16 और 16 दोनों दिखे तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। यार कोई डाउट 67 ओके? सर आंसर डी दिया है। सर आंसर डी दिया है। हाँ सर 64 दिया है। आंसर 64 दिया है तो यार गलत दिया है, मार्क कर लेते हैं इसे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसको। ठीक है, क्योंकि मतलब मास का कुछ फर्क पड़ा नहीं ना, कैंसिल आउट हो गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो सर रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। रेडियस का स्क्वायर ओके 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 या हाँ सर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये सही है। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पे। चले सो ये रेडियस का स्क्वायर है, सो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, तो एक 4 कैंसिल आउट होगा, मास रेशियो क्या आने वाला है 1/4। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया 1/4, सो 1/64। ओके समझ आया? ठीक है, देखें नेक्स्ट 64 ही करेक्ट है। 69 देख लेते हैं। A rigid body rotating an axis uniform omega, the linear speed v of a particle at a perpendicular distance r from the axis of rotation and the angular speed omega are related by this. This implies that नहीं, ओमेगा का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। मतलब ये देखे थोड़ा सा 69 में सिचुएशन ये कि कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट हो रहा है, सो ओमेगा कितना होगा, ऑब्जेक्ट का ओमेगा मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है इसका लीनियर स्पीड कितना होगा। क्लियर? मतलब अगर मैं बोलूं कि v कितना होता है तो v इज इक्वल टू होता है क्या r ओमेगा। ठीक, मतलब अगर r बढ़ेगा एज r इंक्रीजेस तो उस पॉइंट की स्पीड भी क्या होगी इंक्रीज होगी। कौन सेम रहेगा ओमेगा, ओमेगा को थोड़े ना डिस्टर्ब करेंगे, ओमेगा तो हम रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा तो एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा कि कौन उसे रोटेट करना चाहता है, आर पे डिपेंड नहीं करेगा। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला ऐसा दिया है, बट अच्छी बात यह है कि जैसे आर बढ़ेगा वी भी बढ़ेगा, ओमेगा सेम रहेगा। समझा यार क्वेश्चन नंबर? क्लियर है सबको कि ये फॉर्मूले में आर
के अकॉर्डिंग ही v बढ़ता है जितना दूर। जैसे व्हील वाला एग्जांपल देता हूं मैं। सो व्हील में अगर यहाँ वाले पार्टिकल को लोगे तो r/2 रहेगा ओमेगा, यहाँ पे किसी पार्टिकल को लोगे तो r डिस्टेंस रहेगी, r ओमेगा होगा, इस वाले के पास r/2 इंटू ओमेगा होगा। तो v बदलता रहता है। चले 70 रीड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉपर डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन कुछ ये है, क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉपर डिस्क, मतलब मेटल है यार, ठीक है, और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। सो मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 70 आपसे ये कहना चाहता है कि एक डिस्क है और उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। सो हमें पता है कि ये कैसा है, मेटेलिक है, कॉपर है। तो अगर आप इसको हीट करोगे, इसका टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, मास एक्सपैंड होगा। एक्सपांड होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ स्केल ऐसी हो जाएगी डिस्क। क्या मास बदला क्या, नहीं, बट कौन सी चीज चेंज हो गई, रेडियस परपेंडिकुलर। रेडियस। आर इंक्रीज हो गई बट एम कांस्टेंट ही रहेगा। सो एम बस पे डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो आर पे भी डिपेंड करता है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक मिनट, पूछा क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इंक्रीजेस इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा। चेंजेस इफ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड, ये भी सही है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को एज पे ले गए सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। increases if its angular velocity is increased, so moment of inertia angular velocity पे तो डिपेंड नहीं करता है। समझ आया सबको, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ। ओके, चले अप टू 75 बताए। 71 75 75 सर 75 ओके 71 75 देख लेते हैं। 74 74 तो यार नहीं पूछे, 74 जस्ट तो अभी बताया ना कि अगर परसेंट चेंज कम है तो कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बता 74 का क्या आंसर होगा, 4%। 4%। 4%। सो यार थोड़ा ध्यान दे यार, जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सीखना तो रहेगा ही ना। चले 71 देखते हैं। Four point masses placed corner of this having each side of L passing, what is the moment of inertia of system passing through A and parallel to the diagonal BD। okay, तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये स्क्वायर है लेकिन हमें जो एक्सिस है वो एक डायगोनल के पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस है और हमें किस वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसके पैरेलल वाली, बट किसी पॉइंट से जाती हुई, पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी डी, ये हमें इसके अबाउट चाहिए। तो यार समझ गए ना, इसमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कुछ सिर्फ क्या करना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और स्क्वायर है तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L by root L by रूट टू। ठीक है, सो L by रूट टू की शिफ्टिंग लगा देंगे। अब इस एक्सिस के अबाउट, रेड वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर प्लेट का समझाया ना यार, स्क्वायर प्लेट का परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर कुछ इस टाइप पे स्क्वायर प्लेट है
और उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए। इसके अबाउट क्या होता है आंसर परपेंडिकुलर टू प्लेन के अबाउट? ml square by बाई 6. 6। Square by 6. यस गुड। और ऑन द प्लेन किसी भी एक्सिस के अबाउट, बस वो कहाँ से पास हो? सेंटर ऑफ मास से पास हो। किसके Center. अबाउट क्या होगी? ml स्क्वायर बाई 12। सो इसका मतलब इसका आंसर फिक्स हो गया क्या? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस थोड़ी सी शिफ्टिंग लगा देंगे कितनी? l बाई रूट 2 की। ओके सो ये क्या आ जाएगा? ml बाई 2 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 बाई समथिंग। एक मिनट, आंसर तो सर कोई पॉइंट मासेस गिवन है। ओके स्क्वायर प्लेट नहीं है ये, हाँ मासेस गिवन है उसके कॉर्नर्स पे। ओके ओके ABCD का निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है। तो फिर मतलब ये सब तो स्टोरी ही नहीं बनी। रुको ये सब हटाते हैं। स्क्वायर प्लेट नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन है पॉइंट मासेस के। सो पॉइंट मासेस कर देते हैं। सो एक पॉइंट मास ये, इसका क्या होगा? 0, एक बचा ये और एक ये। इन द प्लेन है तो क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। सो दो पार्टिकल तो सेम डिस्टेंस पे होंगे। कौन से? ये वाले दो। यस सर। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उनका फिर। तो इसका आय का क्या आ जाएगा? एक का 0 प्लस 2 का सेम। डिस्टेंस उनकी कितनी है? l बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस थर्ड वाले की कितनी है? ये पूरा डायगोनल डिस्टेंस पे L रूट 2। 2 का स्क्वायर। ठीक है तो अभी सिंपल है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 ml स्क्वायर आ जाएगा। 75 देखें। A molecule consists of two atoms each of mass m rotate separated by a distance d. K is average kinetic energy of the molecule at a particular temperature, then its angular frequency is okay। मतलब कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है ईच ऑफ मास m, मतलब इसका मास क्या है? m और इसका मास भी m। ये सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस d से। ओके अब इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमें, वो गिवन है क्या? k। क्लियर? सो इसका ओमेगा हमें बताना है तो कर लेते हैं यार। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो वहां से काम बन जाएगा। आई निकालना है यार। आई कैसे निकाल देंगे इन दोनों सिस्टम का? याद है आई निकालना डायरेक्टली बताया था। अगर दो मास सिस्टम है इनका अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आंसर आता है? Mu into यस म्यू इनटू आर स्क्वायर। मतलब m1 m2 वो तो m ही है अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? d। सो इसका मतलब क्या आ गया? 2m आ जाएगा, मतलब m बाई 2 आंसर आने वाला है। सो यहाँ से कर देते हैं। ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 2k बाई आई। क्लियर सबको? 2 इंटू के इंटू आई की वैल्यू कितनी आ गई है? m बाई 2 इंटू डी स्क्वायर। सो 4km डी स्क्वायर। ये हो गया अपना ओमेगा स्क्वायर। रूट ले लेंगे आंसर आ जाएगा। समझा? रूट लेंगे तो ये 2 बाई डी और रूट k बाई m। इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था यार। ये तो क्लास में कई बार बताया था कि इस चीज को थोड़ा सा याद रखो, कई जगह पे काम आ जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ लोग को नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ, तो नोट्स में ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखाया हुआ है। दो पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। चल अप टू 80 बताएं। 78 76. ओके 76 एंड 78। 79. 77. 76 77 79 8 सभी हो गए। ठीक है चले फिर तो थोड़ा सा भी यार फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा डिस्कस हो नहीं पाएगा। When a ceiling fan is switched off, its angular speed reduces to half its value from initial value. Okay, it completed 36 rotation. What is the number of rotation to make? तो ये यार काइनेमेटिक्स में बताया था ना कि अगर अभी एक स्पीड v है और थोड़ी देर बाद v बाई 2 हो गई तो कितनी देर बाद स्टॉप हो जाएगा। तो हमने ये बताया था कि अगर हमने माना है कि यहाँ से वो x डिस्टेंस पे स्टॉप होगा
तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस आती है n स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितनी बच जाती है, n स्क्वायर, यहाँ पर n मतलब कितना है 1/2, मतलब ये कितना आ जाएगा x/4, तो ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 3x/4। समझ आया सबको? ये याद रखना पड़ेगा यार, काइनेमेटिक्स में बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है कि किस तरीके से स्टॉपिंग के लिए हम डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस हाफ और इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि v, अगर टोटल डिस्टेंस x है तो v/2 होने में 3x/4 डिस्टेंस कवर होती है, बाद में x/4, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो 36 दिया है वो क्या दिया है हमें 3x/4, 3x/4 तो इसका मतलब x/4 कितना हो जाएगा 12। सो यही पूछा है ना, फर्दर कितना कवर करेगा, तो फर्दर कितना कवर करेगा x/4, ओके। 77 3 particle each of mass m are at the vertices of equilateral triangle. The moment of inertia of system about a line BY perpendicular to BC, okay, and in the plane of ABC। यार ये किसने पूछ लिया है यार, ये ट्रायंगल का इस प्लेन के अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 3 पार्टिकल है ना, इसका क्या होगा 0, इसका कितनी डिस्टेंस होगी l/2, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी l। L सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करेंगे ना, तो l/2 और l बस स्क्वायर कर लो यार। 77 तो मतलब पूछा, मतलब फिर क्या सॉल्व किया, कुछ नहीं किया आपने। ये यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना तो सीखना पड़ेगा, ये l/2 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, दोनों का सॉल्व कर देंगे। 78 देखें, a man is standing on a table rotating with frequency versus full distance, his moment of inertia reduces। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। 78 स्किप करें अभी, किस पे बेस्ड है ये, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे बेस्ड है। सो L का हमने फॉर्मूला देखा, जैसे P इज इक्वल टू mv होता था, वैसे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ओमेगा। सो इसका मतलब L कांस्टेंट का मतलब ये I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो वहां से आपको अगर पता है कि I1 I2 इतना चेंज हुआ है, सो ω1 और ω2 पता चल जाएगा, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी ज़रूरत नहीं है, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। 78 लीव कर सकते हैं अभी। 79 ओके। सो 79 में बेसिकली क्या पूछ रहा है कि स्प्रिंग को कंप्रेस करके हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसकी रोटेशनल एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है इस बार, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों बार हमें ये देखना है ना कि एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बार जो स्टोर हो रही है हाफ kx1 स्क्वायर, वो कौन सी स्टोर हो रही है पहली डिस्क की वजह से, मतलब हाफ इंटू आई इंटू उसकी स्पीड कितनी है 2 ओमेगा। ये हुआ पहली वाली डिस्क। दूसरी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, 2i है, और स्पीड कितनी है ओमेगा। तो दोनों का रेशियो चाहिए, समझ गए आप लोग, क्लियर है। तो x1/x2 कितना आ गया, सारा कुछ कैंसिल, हाफ आए ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। एक मिनट, x का स्क्वायर है यहाँ पर, तो आंसर √2 रहेगा। ओके 79।
चले अप टू 85 बताए। एटी टू। सर 84। 85। ओके चले देख लेते हैं यार। 82 देखें, 2 मार्क। Okay, so two masses they are combined through a weightless this string. So एक m है, कैपिटल M है और एक स्मॉल m है। ओके सो ये पूछ रहा है कि इनको इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ सेम है दोनों में, टेंशन सेम है। इसका मतलब हमें पता है ना कि दोनों में टेंशन लग रही होगी कुछ, ये मान लेते हैं T1 और ये मान लेते हैं T2। बताओ कितनी टेंशन लगेगी, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ यार, इस पे क्या फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। एम ओमेगा मतलब स्क्वायर m आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू मान लेते हैं ये डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमसे कहाँ से पूछी है, कैपिटल M से पूछी है, तो इसे x मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स। सो m ओमेगा स्क्वायर r होगा ना, मतलब L माइनस एक्स, और इस पे कितना लगेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दोनों की टेंशन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, m ओमेगा स्क्वायर L माइनस एक्स किसे बैलेंस करेगा, कैपिटल N ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी आप सॉल्व कर दे x के लिए, स्मॉल m इंटू एल माइनस स्मॉल m x इज इक्वल टू कैपिटल M x। तो स्मॉल m उस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओके। तो इसमें रोटेशन का कुछ पार्ट था ही नहीं, ये सिंपल सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेस लग रहे थे ये उसका क्वेश्चन हुआ। क्लियर है, हम्म। 84 देखें, a hollow sphere m r rotating with omega suddenly stop and 75 into heat। ओके सो बेसिकली हीट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यार हीट एनर्जी जो होती है वो होती है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर चेंज। कोई बता सकता है क्या ये फॉर्मूला मैंने पहले कभी बताया है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। नहीं, और कहाँ पर बताया है, वर्क पर एनर्जी। वेरी गुड, वर्क पर एनर्जी में एक क्वेश्चन था कि ऊपर से रिवर या वाटरफॉल कुछ किसी हाइट पे गिर रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन कुछ था वहां पर। ये मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर चेंज कैसे निकाल सकते हैं। सो अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, हीट। तो हमें पता है ये क्यों कितना है, इट इज 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए क्यों निकाल लेंगे, 75% मतलब 3/4, 4। वहां से डेल्टा टी आ जाएगा। 85 देखें, ओके वर्क डन पूछ रहा है ना। सो वर्क डन मतलब क्या होगा, चेंज इन वर्क डन मतलब क्या होगा यार, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी ना। इसका मतलब क्या होगा, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। डन, सर हाँ वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी भी है, मतलब क्या दिया ओमेगा का जो मीनिंग होता है वो उसे बोलते हैं
एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इनडायरेक्टली पर सेकेंड पर वो है कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, मतलब उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोल रहे हैं कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ओमेगा ही दिया है इनडायरेक्टली। चल अप टू 90 बताएं। 87. 87. 87 ओके देखें। सो एन ऑटोमेटिक इंजन डेवलप दिस पावर व्हेन रोटेटिंग विद दिस। यार अब आप लोग बताओ भाई, पावर दिया हुआ है, क्या यूज करना है, समझाया ना भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ओमेगा. या सो पावर एग्जैक्टली देखे तो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इस चैप्टर में क्या आ जाएगा, पावर टॉर्क इनटू ओमेगा। समझ गए? ओके सबको, फॉर्मूला ही था बस, और रेवोल्यूशन पर सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे 2 पाई से। नेक्स्ट बताएं अप टू 95। 93. 93 93. 94. 93 94 देखें। सो फोर्स दिस एट O, the origin of the coordinate system, the torque about 1, -1। ओके सो मतलब देखें, ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर ओरिजिन पे लग रहा है, यही दिया हुआ है। अब फोर्स एक्ट एट O माइनस एफ अमाउंट का माइनस के कैप की तरफ, माइनस के कैप की तरफ मतलब इधर लग रहा है, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। सो फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर एफ अमाउंट का फोर्स लग रहा है। किस पॉइंट पर चाहिए हमें, 1, -1. 1, -1 मतलब x1 है और y -1 है, तो यहाँ कहीं पर वो पॉइंट है। तो क्यों इतना टेंशन लेना है हमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या, अगर हमें ऐसे चाहिए तो ये x पे 1 गया हुआ है पॉजिटिव वे, और y पे -1 गया, मतलब पॉइंट ये है, 1, -1 पॉइंट ये है। तो एक तो तरीका है कि आप मतलब प्रॉपर निकाल लो सोच के कि किस डायरेक्शन पे क्या होगा कैसे होगा, और एक तरीका डायरेक्टली आपको बताया ना, क्या R cross F. आर क्रॉस एफ, बस आर क्रॉस एफ लिखना सीख जाओ। आर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 है मतलब क्या होगा, आई कैप, I cap minus माइनस J जे cap. कैप, और एफ किस तरफ है, एफ वेक्टर है माइनस एफ के कैप। यार अब क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। तो ये इतना सिंपल है कि टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस करा देते हैं। आर को पहले रखते हैं, मतलब आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप माइनस एफ इंटू के कैप, ठीक है। सो एफ को बाहर रख लो, चाहिए तो पूरे माइनस एफ को बाहर रख लो, मल्टीप्लाई करा दो आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस के। चले देख लेते हैं क्या होता है, माइनस एफ को हमने बाहर रखा है, आई क्रॉस के क्या आएगा आंसर, -J. Minus J. एंड माइनस जे क्रॉस के, एकदम सही चल रहा है क्लॉकवाइज, Plus I. आई के I. प्लस आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने पहले बताया था ना, वेक्टर दिया है तो फिर सोचो नहीं ज्यादा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, सीधे क्या करा दो, आर क्रॉस एफ। 94 देख लेते हैं। What should be the magnitude of F3 so that the total torque at O is 0? So मुझे पता है कि टोटल टॉर्क कितना होगा। So अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन सब की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगी, Same. सेम होगी। तो बस मुझे इसका मतलब क्या करना है, नेट टॉर्क अगर जीरो करना है, टॉर्क नेट अगर हमें जीरो करना है तो टॉर्क क्लॉकवाइज मस्ट बैलेंस टॉर्क Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. अब देखो यार, ओ पे कौन क्लॉकवाइज दे रहा है कौन एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, चेक करते हैं। F1 कैसा दे रहा है, क्लॉकवाइज एंटी, देखो इस तरफ दे रहा है, Anti-clockwise. Anti.
एंटी क्लॉकवाइज, तो F1 इंटू आर हो गया। फिर F2 देखो कैसा दे रहा है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी तरफ रहेगा प्लस F2 इंटू आर। F3 किस तरफ दे रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सो F3 इंटू आर। क्लियर? तो यहाँ से अपन तुरंत जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फोर्स को कितना मतलब ये वैल्यू देना पड़ेगा टॉर्क, सॉरी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि टॉर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ आया सबको? क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट बताएं, चले अप टू 100। 96, 96. 96, ठीक है। 96 देख लेते हैं। टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ओके। सो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है समझें कि यार कोई एक ऑब्जेक्ट है और हमें उस पर टॉर्क लगा रहे थे कुछ, और हम इसे रोटेट करा रहे हैं। सो इस पे टॉर्क लगा के रोटेट कर रहे हैं, तो हमने पहले टॉर्क लगाया टाओ, और हम इसका मान लेते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, और ये हो गया क्या, अल्फा से घूम रहा है। लेकिन दूसरी बार में क्या कर रहे हैं हम, अभी क्या कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का, कुछ तो हम उसे ट्राई कर रहे हैं मासेस रीडिस्ट्रीब्यूट करके हमने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कर दिया हमने, 50% इंक्रीज। मतलब 1.5 किया। एग्जैक्टली, सो इसका मतलब आई डैश कितना हो गया, आई डैश 1.5 हो गया, ठीक है, इन टर्म्स 3/2 आई हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इट्स टाउ डैश लगाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, सेम अल्फा के, एंगुलर एक्सेलरेशन से या बस। फॉर अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा ना। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टाउ बाय आई इज इक्वल टू टाउ बाय आई। समझ आ गया? यस, ओके, आई डैश की वैल्यू रख दें, बस सिर्फ वही पॉइंट था कि आई को कितना उसमें इंक्रीज किया हुआ है। चले अप टू 105 बताएं। 102, 102, 102, 05, 05, 103, 101, 3, okay, 02, 03 and 05. Any other? Okay, so a ring, different mass rotating with same kinetic energy. If the retarding torque applied to the ring stops the ring after n rotation, ठीक है, if the same retarding torque is applied on the disc, how many rotation will it take to completely stop? तो मतलब यार स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बार बार बातें हो रही है ना, तो याद है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे बताया था, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा। 12, अल्फा। 2 अल्फा। तो पूछ रहा है कि दूसरी बार में कितना रहेगा, तो इसका मतलब दोनों का ओमेगा तो सेम था, सेम नहीं, ओमेगा नहीं सेम था, क्या सेम था, काइनेटिक एनर्जी सेम थी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा फिर, दोनों का काइनेटिक एनर्जी से देखें कि रेशियो क्या आएगा। डिफरेंट मासेस हैं, मतलब काफी कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मासेस नहीं दिया है, मतलब उसका भी रेशियो हमें देखना पड़ेगा। तो K1 इज इक्वल टू K2 है, और क्या होगा K की वैल्यू हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। देखो अब रिलेट करना शुरू करना पड़ेगा कि हमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ पता है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर विल मैच I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें अल्फा चाहिए यार, तो क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, इफ द रिटार्डिंग टॉर्क मेड इट एन ऑसिलेशन एन रोटेशन एंड सेम टॉर्क, मतलब क्या चीज सेम रखनी है, दूसरी टॉर्क, तो टॉर्क से क्या आ जाएगा सेम, I alpha, यस, सो टॉर्क सेम होगा, मतलब वहां से आ जाएगा I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू
I2 अल्फा 2। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि थीटा का अगर हमें रेशियो चाहिए तो थीटा 1 का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा स्क्वायर पे डायरेक्टली, मतलब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर इनटू अल्फा उल्टा हो जाएगा अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ओके यार, समझे सर यहाँ तक सबको? हाँ। सर हम I का वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते क्या? नहीं, आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I1 और I2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो अल्फा और ओमेगा में रिलेशन आ जाएगा आपको। आई का हाँ वैल्यू मतलब क्या, मतलब प्राप्त वो अभी mr² और mr² नहीं ऐसे। कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन पढ़ो, समझ आए? आई की वैल्यू क्यों नहीं रख सकते हैं? हाँ सर। तो हमें रेशियो ही रखना पड़ेगा। सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ से देख के बताओ। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 I2 बाई I1 आएगा हाँ सर। इनटू यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा 2 बाई अल्फा। काम करून जा, नाश्ता बनवून ठेवलास ना, भांडून I1 by I1 बाय I1 I1 बाई बाय I1 बाई I2, तो देखो क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो इसका मतलब थीटा 1 बाई थीटा 2 क्या आ गया, सेम। L। ठीक है, थीटा 1 बाई थीटा 2 का रेशियो क्या आ गया, 1। इसका मतलब ये हुआ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, दोनों को सेम रोटेशन लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर अगर कुछ ऐसा होता कि कैंसिल नहीं होता, बताओ, अगर कुछ कैंसिल नहीं होता तब? बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं करता ना, कुछ और डेटा देता, फिर क्या देता आपको, same mass. सेम मास। सेम मास देता। तो फिर वहां से हम दोनों का कुछ आर आई और इनका रिलेशन लेके आते हैं। एट द लॉजिक ये है कि हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं कि आपने एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये रख दिया, क्योंकि मासेस डिफरेंट है, तो हमें I1 I2 की वैल्यूज नहीं पता है, तो हमें उसको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 102 ओके। यस सर। या 103 देख लेते हैं। देखिए 103 तो मतलब लग रहा है स्ट्रेट ही है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं। सर थोड़े से जम नहीं रहे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ओके रीड कर लेते हैं। वैसे भी ये थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन ही है, तो थोड़ा सा तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट। क्वेश्चन हायर सेक्शन में से ही है ना, हाँ, तो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मतलब बहुत अच्छा आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखें, so a uniform rod AB length is mass mg is pinned at A, ओके यहाँ पर ए पॉइंट पर हिंज किया हुआ है ऐसे, और ये स्ट्रिंग कट करने वाले हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। क्या यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, इसमें कुछ करने वाली बात थी क्या? स्ट्रिंग कट करते ही कौन वर्क करने लग जाएगा सीधे? mg। एमजी, MG। एमजी का टॉर्क आ जाएगा क्या? नहीं करा है क्या ये क्वेश्चन? तो ये इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, समझा? हाँ 10 सर। क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, I अल्फा एम जी इंटू कौन सी डिस्टेंस होगी, L बाई 2, L by L बाय 2 आई कितना है, ml ml L स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय 3। by 3। एल 3. स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। बस थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आ गया अपना आंसर। ओके हाँ सर। ठीक है, चले 105 देख लेते हैं। So F be the force acting on the particle having the position this, then the force from the origin. Okay, so torque of this force हमें चाहिए, तो टॉर्क का डायरेक्टली बताया हुआ है ना रिलेशन। क्या निकाल सकते हैं टॉर्क, कैसे निकाल सकते हैं, R क्रॉस R क्रॉस F। F। लेकिन R देखो क्रॉस ऑप्शन सारे अलग हैं। ऑप्शंस में कह रहा है कि R डॉट टाउ निकालना है हमें, ये सब देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें R डॉट टाउ निकाल लेना चाहिए। तो R डॉट टाउ क्या हो जाएगा, 0. R डॉट टाउ। तो हमें पता है कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी नो दैट टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड F।
समझ आया ना क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ये दोनों क्वांटिटीज के कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। सो अगर आर और टाउ परपेंडिकुलर है देन आर डॉट टाउ क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। आर डॉट टाउ जीरो हो गया एंड एफ डॉट टाउ भी क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें ऐसा कुछ बहुत मैथमेटिकल पॉइंट नहीं है, ये आइडिया वाला है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है और उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। चलो अप टू 110 बताएं। 107. 109। 109. ओके 107 एंड 110. 110। 1010. ओके गुड, चलिए देख लेते हैं 107 से करते हैं। देखिए 107 करते हैं। सो यूनिफॉर्म डिस्क रेडियस दिस रोटेटिंग विद दिस, व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम एंगुलर स्पीड? अरे यार तुम लोग क्या बुक करते हो यार, ये जो डिस्क है इसे अभी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, अभी इतना टॉर्क चाहिए कि इसे क्या कर दें हम? अपोजिट रिवर्स रोटेट ओमेगा से कर दें। तो बेटा चेंज इन ओमेगा कितना आ गया? 2 times. 2 टू times. टाइम्स ना, एक बार पॉजिटिव ओमेगा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन का है ना, तो ये समझाया ना। चेंज इन ओमेगा कितना हो जाएगा, मतलब मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव ओमेगा तो और माइनस ऑफ माइनस ओमेगा, ये कॉमन सेंस से तुरंत याद रखे कि कितना ओमेगा चेंज करना है? 2 2 times. टाइम्स ऑफ ओमेगा चेंज करना है हमें, और टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है तो I guess, Omega divided by 100 alpha. हाँ तो हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि मास पता है, रेडियस पता है, मतलब आई पता है, और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू एल्फा, वेयर एल्फा हम निकाल सकते हैं। एल्फा क्या है? चेंज इन ओमेगा। Omega by t. यस, सो इट इज डेल्टा ओमेगा बाई टी। आई गेस ओके है, समझ आया सबको? सिर्फ ये डेल्टा ओमेगा मुझे लगता है तुम लोगों ने गड़बड़ किया। ऐसे क्वेश्चन किया था ना कि 10 की स्पीड से गया और उसे अपोजिट डायरेक्शन में 10 की स्पीड दे दी गई, सो टोटल चेंज कितना हो गया? 20 का। देखिए 109 चेक करते हैं। सॉलिड स्फीयर मास दिस रेडियस दिस फ्री टू रोटेट। ओके, सो हमें पता है कि इस बार इतना अल्फा के लिए क्या सिचुएशन चाहिए रहेगी। सो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? ये वाला क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? बस ये ऑब्जेक्ट अब क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? Cylinder. ओके सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका मतलब किसकी जैसी फीलिंग देगा? Disk. डिस्क के जैसे फीलिंग देगा। तो ये फीलिंग देगा आपको डिस्क के जैसा। तो अभी बताएं क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले को? नीचे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है और ऊपर की तरफ टी। तो कितने सारे क्वेश्चन इसमें कराए थे ना आप लोग को, किसको mg माइनस टी, ये क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। टॉर्क कौन देगा? टी इंटू आर, टेंशन फोर्स ही टॉर्क देगा ना, ये क्या हो जाएगा? आई अल्फा। सो आर का डिवाइड दे दिया, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके अबाउट आई कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। सो आई अल्फा को क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एम आर बाई 2 इंटू एल्फा। दोनों को ऐड कर देंगे एंड यूज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो मूविंग तो है नहीं कोई भी स्ट्रिंग, सो यूज ए इज इक्वल टू आर अल्फा और सॉल्व कर दो यार। समझ आया क्या? एक सेकेंड, क्वेश्चन में इतना कुछ यूज करना ही नहीं था, क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है? Yes, sir. अल्फा दे दिया है, ये सब सॉल्व करना ही नहीं था। ये तो तब करना पड़ता है जब हमें खुद के वजह से अल्फा निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे दिया है? सीधे अल्फा दे दिया है, तो सिर्फ क्या लिखना है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और कौन टॉर्क अप्लाई कर रहा है? टी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा कितना है? 2 रिवोल्यूशन है, कन्वर्ट कर लेंगे 2 पाई का मल्टीप्लाई करके।
समझ आ गया क्या? सिर्फ यही करना है, ये लिखने की पूरी इक्वेशन जरूरत ही नहीं है। कोई टफ जैसा इसमें पॉइंट है क्या? नो ठीक है, अगर है भी तो अब सीख जाओ। सर हाँ सर आंसर 157 आ रहा था ओके, आंसर और बी 157। दिया है, आंसर और तो सॉरी सी दिया था। तो यार चलो चेक कर लेते हैं, इतना क्या है इसमें टेंशन है। टी कितना है? टी चाहिए हमें इंटू आर हमें चाहिए, आर हमें 0.5 है, मतलब 1/2 है, ये आर कैंसिल आउट हो गया इस तरफ से। सो एम कितना है? 50 इंटू आर कितना है? 1/2 अपॉन 2 इंटू 4 पाई। ठीक है, सो 4 पाई कैंसिल, टी कितना आ गया? 50 पाई। क्या कर रहे हो यार तुम? 157 ही मार्क करो, वो मिस्टेक है, गलत है, 25 नहीं आएगा। क्या आंसर करेक्ट है? 157 हाँ पीछे 25 दिया है। अच्छा, पीछे 25 दिया है, ओके ओके, तो गलत है यार हाँ ये, 157 सही है। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें पता है, टॉर्क हमने ये निकाल लिया। अल्फा कितना है? द टेंशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवोल्यूशन मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट 110 देखते हैं। टॉर्क कितना है? एक्ट ऑन अ बॉडी एट रेस्ट फॉर 4 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? सो यार याद करो यार, फोर्स के जगह पे टॉर्क यूज होता है और मोमेंटम हमें पता है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? टाउ इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन एल टाइम। बाय चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? टॉर्क इनटू टाइम। कोई डाउट किसी को इसमें? यार एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्या है अभी मैंने सिखाया नहीं आपको, बट एटलीस्ट आपको ये बेसिक आइडिया तो पता ही होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं हम। बताए ओके यहाँ तक सबको? यस सर। चले वन, सर हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। ओके ओके, देखो ना ये फोर्स हमारा है, होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो वैसे ही टॉर्क क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर एंगुलर मोमेंट। मोमेंटम। ओके, हाँ तो उससे जस्ट फॉर्मूला हो गया, तो मतलब जैसे 110 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था यहाँ पर? रिसेंट एक आया था ऊपर टॉप पे, जिसमें पावर का फार्मूला यूज करना था, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो ये कुछ फार्मूले जो आप खुद से बना सकते हो तुरंत। चले, अप टू 110 हो गया, अप टू 115 बताया, अप टू 116 113. 13 112, 12 114. 14, ठीक है 114. ओके। चले 12 13 14 देख लेते हैं। सो अ फ्लाई व्हील, this radius this, rotating with this, retarding torque this, force applied tangentially on the rim of flywheel, then the magnitude of force in Newton। तो इसका मतलब ये है कि एक ये व्हील है और हमें फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और बाकी डिटेल हमें पता है, हमें आए यहाँ से पता चल जाएगा मास और रेडियस से, ठीक है। इस आरपीएम से जा रहा है, रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग्स इट टू रेस्ट इन 20 सेकेंड। सो इसका मतलब ये है कि हमें टॉर्क पता है कि कितनी देर में वो रेस्ट पर आ गया। सो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। और अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? कितनी देर पे रेस्ट पे आ गया? 20 सेकेंड में, और ओमेगा दिया है, तो कहाँ से आ जाएगा? टी इज इक्वल टू क्या होता है स्टॉपिंग टाइम? ओमेगा बाय अल्फा। अल्फा अल्फा Alpha.
देन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा बाई टी। सो यहाँ से क्या आ गया अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो क्या आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से टाउ आ जाएगा, समझा? F is equal to tau by R. बस अब हमें पता है कि टॉर्क कहाँ से आया होगा, रिटार्डिंग टॉर्क है मतलब अपोजिट कुछ लग रहा होगा, फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया एफ इन टू आर इज इक्वल टू आउ, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई क्या चीज है, फ्लाईव्हील को डिस्क कंसीडर करेंगे ना? फ्लाई व्हील, हाँ ठीक है डिस्क कंसिडर करेंगे। सो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू आर होगा इंटू अल्फा, बस सॉल्व कर देंगे, एफ की वैल्यू आ गई। ओके तो ये थोड़ा सा यार फार्मूला रिलेट करना सीखो यार जल्दी से, स्टॉपिंग वाले पार्ट पे बार बार गलती कर रहे हो सब लोग। ओके सपोर्टेड a mass m supported by a massless string around the circle, the string does not slip on water, the solution will release। okay तो ये तो यार बताया ना, ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा करा है आपको, ये नीचे की तरफ क्या ले रहा है mg, इसे अपोज कौन कर रहा होगा, टेंशन, और ये टेंशन इस डिस्क को क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो बस जल्दी से सारे इक्वेशंस लिख देने हैं, समझा? सारे इक्वेशंस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और टॉर्क लगा रहा है टी इंटू आर इज इक्वल टू, ये डिस्क है क्या है, ये हॉलो सिलेंडर, क्लियर? हॉलो सिलेंडर मतलब किसके जैसे कंसीडर करेंगे, रिंग। ओके इनटू अल्फा, ठीक? तो ये सॉल्व हो गया, और एक यूज कर लो, यूज ए इज इक्वल टू आर अल्फा, सबको सॉल्व करके बस इक्वेशन आ जाएगी ए की, समझ आया? यस सर। 14 देखें, a massless string wound, सेम ही हो। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन प्रीवियस जो आया था, हाँ सर। ठीक है। ओके चले, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो डिस्कस हो गया था ऑलरेडी। यस सर। 7.5 7.7 डिस्कस कर लेते हैं, 7.6 हो गया, 7.7 देख लेते हैं, 7.6 नहीं करना अभी, 7.7 अभी नहीं करें, 7.6 नहीं करें, 7.7 डिस्कस कर लेते हैं। सेवन पॉइंट सेवन आप लोगों ने कर लिया 7.7? यस सर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। 228 है, अप टू 235 बताएं डाउट्स। 230 231 230 Sir, 229. 234 234 ठीक है, देख लेते हैं। ओके यार ये तो बताया ना, 230 क्यों पूछ रहे हो, अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था इसको कि 40% काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, ट्रांसलेशनल। सो रोटेशनल कितनी हो जाएगी, 60%, ठीक है। सो या फिर ट्रांसलेशनल से डायरेक्टली निकाल लो, बॉडी इज हैविंग 40% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, 1 by b into 100. if the rotational kinetic energy of the body is 40% of its translational kinetic energy, मतलब ये गड़बड़ है थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से दिया है कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज 40% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो मतलब कि हमने आपको डायरेक्टली बताया था कि रोटेशनल से मत देखा करो, किससे देखा करो, लीनियर से। सो लीनियर कितनी हो गई, 60%, और हमें पता है कि लीनियर कितना बड़ा फ्रैक्शन होता है, 1/b, 1 by b. ठीक है। सो 1/b इज 60%, और इन अदर वर्ड्स इट इज 0.6। 0.6। बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और बी की वैल्यू से पता कर लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यस। 31 with a uniform velocity of this the total energy, यार बताया ना टोटल काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बी, बी। ठीक है। 34 देखें,
Having same mass radius released through the inclination theta, they roll on the plane without slipping. The force of friction, यार बताया था force of friction क्या रहता है फॉर्मूला? F into 1 minus 1 by B. तो भाई समझ गए ना क्या करना है? बी चेक करते रहो यार. Yes, अब तो sir. सब में mg sin थीटा लग रहा है क्योंकि सबका मास सेम है. बी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा. चलो अप टू 240 बताए. 240. 240 देखें. So a point P is the point of contact of the ground of a wheel of radius this which rolls on the ground without slipping. What is the value of displacement of point P when the wheel completes half revolution? तो ये बताया ना आपको ऑलरेडी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये अभी P. अब जब इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तब P कहाँ पहुंच गया होगा? यहाँ पे पहुंच गया होगा ना. और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली होगी इसने हाफ रेवोल्यूशन में? Pi r. पाई हाँ आर. यार. थोड़ा सा ज्योमेट्री तो यूज करेंगे ही ना. ये पाई आर है, ये कितनी है? 2r. और पूछा क्या? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब Pythagoras से करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है डिस्टेंस? 4r. वेरी गुड यार, 4r. ये हाफ साइक्लॉइड कंप्लीट कर लेगा. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो वो अपन पाइथागोरस लगा देंगे. रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर. चले नेक्स्ट बताए अप टू 45. 41. 41 से स्टार्ट हो गया. रोल 30 डिग्री लीनियर एक्सेलरेशन. क्यों पूछ रहे हो यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. कुछ भी नहीं पढ़ा क्या आपने लास्ट लेक्चर किसी ने? G sin theta by B. जी साइन थीटा बाई बी. By B. हाँ, अब कुछ लोग को अगर ये लग रहा होगा कि ये बी क्या है तो भाई लेक्चर्स देखो प्रीवियस वाले, वहाँ पे बताया कि यार बी क्या चीज़ है. और बी से ही हमने बताया कि हम सारे क्वेश्चन अपने बी के तरीके से ही करने वाले हैं. ओके यार, सभी को अभी बी देख लेंगे कैसा रहेगा. जी साइन थीटा रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट बताएं. अप टू 245 हो गया. अप टू 250 बताएं. 49. 49. ओके 49 देखें. Solid cylinder, smooth plane, height 3 reaches the bottom with this. What must be the radius of the cylinder? यार रोल्स डाउन है और नीचे इस वेलोसिटी से पहुंच रहा है. ओमेगा दिया है नीचे पहुंचने का, हाइट दिया है. इसका मतलब क्या यूज करेंगे? एनर्जी बैलेंस. mgh किस में कन्वर्ट हो गया होगा? हाफ एम में. हाफ स्क्वायर बी. बी में. बस बी को अभी हमें किसके टर्म्स में चाहिए? ओमेगा के टर्म्स में चाहिए ना. सो बी को क्या लिख सकते हैं? वी को v इज इक्वल टू आर Omega. ओमेगा. क्लियर. तो अब बस थोड़ी सी ध्यान देना है, गलती नहीं करना है. m कैंसिल आउट हो गया, r फाइंड कर लेंगे, ओमेगा दिया है. ओके. Yes, sir. 55 तक बताए. 252. 253. 253. 253. 253 क्लियर है. 252 253. अच्छा देखें. सॉलिड सिलेंडर, प्लेन, बॉटम, center of mass has a speed this. How far will the cylinder go up the plane? Okay, तो हमें इस बार ऊपर थ्रो किया हुआ है सिलेंडर को. क्लियर है. तो इसका मतलब हमने उसे एनर्जी दी है कौन सी? सिर्फ Kinetic. काइनेटिक एनर्जी. क्या रोलिंग की एनर्जी दी है या सिर्फ स्पीड से थ्रो किया है सामने? Rolls. Friction नहीं नहीं है. नहीं. A solid cylinder rolls up the smooth plane, ठीक है, at an angle this. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of this. Okay,
हाउ फॉर विल द सिलेंडर गो अप द पिन, दोनों दी है, टोटल ओवरऑल हमने दी हुई है। समझा सबको? तो इसका मतलब इसमें डायरेक्टली क्या कर देना है आपको, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस कर लेना है। क्या करना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट करा देना है किससे, mgh से। बस एक दिक्कत याद रखना, इसने पूछा है हाउ फॉर, सो बाद में आंसर आपको क्या देना है, l, प्लेन का। तो h आंसर आ गया, l का आंसर क्या आ जाएगा, h बाई साइन थीटा। ठीक है, और h अपन निकाल लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू एम जी एच से। 63 देखें। सर एक मिनट, वो रोल्स भी दिया है और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन भी दिया है। अरे वाह, इसका मतलब लेक्चर तुमने अच्छे से नहीं ध्यान दिया। समझाया था ना, स्मूदनिंग लेवल पर डिपेंड करेगा कि कितना मिनिमम स्मूथ है। ठीक है, सो यूजुअली हम स्मूथ मतलब क्या समझते हैं, फ्रिक्शन जीरो समझते हैं, लेकिन ऐसा हमें हर बार नहीं समझना है। इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्मूथ मतलब दो तरीके से दे सकता है चीजों को। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखाया था कि स्मूथ मतलब देखना है कि फ्रिक्शन जीरो है या नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में किसी को याद आ रहा है, ये बताया था आपको कि अगर सच दैट इट इज स्मूथ सच दैट द फ्रिक्शन इज जीरो, तब हम उस तरीके से करेंगे। तो इसमें ये समझना है कि स्मूथ मतलब फ्रिक्शन थोड़ा लेस है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, तब के चांसेस हैं। बट अगर बोल दिया है कि स्मूथ है बट प्योर रोल कर रहा है, तो मतलब समझना है कि फ्रिक्शन कम है बट प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट है। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना इस वर्ड पे लेके कि स्मूथ है और रोल कैसे कर रहा है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन जीरो नहीं है, थोड़ा मिनिमम है। हाँ सर। ठीक है और ये 253 यार कर लो यार, नोट्स में कराया ना कि कौन सेम टाइम पे पहुंचेगा या नहीं। हाँ सर। यस ठीक है, सर। सो उनका आय और इक्वेशन डिपेंड करेगा कि कौन किस टाइम पे पहुंचेगा। यहाँ तक ही रहेगा, रोलिंग में से जितना सिखाया है सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। ओके सर वो शाम का जो फिजिक्स का लेक्चर है वो आप लेने वाले हैं या वो दूसरे सर लेने वाले हैं? हाँ सर लेंगे, यशवंत सर लेने वाले हैं उसका प्रैक्टिस। ठीक है सर। ओके ओके एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सो मच। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।